हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। और इंतज़ार आपका समाप्त हो चुका है। 9 बज गए हैं, क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है। मुझे पता है 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार आपने किया है इस वीडियो का, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इस क्लास को ज़रूर ही देखना है हमें। आखिर क्या है इस क्लास में ऐसा? तो इस क्लास में बहुत कुछ है। आज आपको पता चलेगा कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस को कितना सीखा है। कुछ प्रॉफिट में है या सब कुछ लॉस में ही जा रहा है। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए सीधे आते हैं आज के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कठिन हो, मुझे ठीक है, बिल्कुल जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल है क्वेश्चन का, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएंगे। कोई नया विद्यार्थी हमारे साथ हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लगातार ऐसे ही बना रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। पढ़ लो पहले, तो मैं बाद में पढ़ के सुनाऊंगा आपको, पहले आप ही पढ़ लो। देखिए, क्वेश्चन को जितने ध्यान से और जितने अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन उतना ही अच्छा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और यदि हमने प्रश्न को ही उल्टे सीधे तरीके से जल्दी जल्दी पढ़ा है तो फिर कुछ उसमें होने वाला है नहीं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो 4 विकल्प देखकर और इन पर तुक्का लगा देंगे, जी कोई सा तो ठीक बैठेगा, कभी ए बताएंगे, कभी बी, कभी सी, कभी डी। ये गलत बात है। अपनी मेहनत से करें। मैंने आपको समय दिया हुआ है, कर लो इस क्वेश्चन को तसल्ली से और फिर मुझे बता दें कि इसका सही उत्तर क्या है। और यदि आपसे नहीं हो पाता तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। फिर आप देखें कि इस क्वेश्चन को कैसे हमने करना होगा। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे कि गोपी को किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान ए से स्थान बी तक जाना है, क्योंकि स्थान बी पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है। यद्यपि आने जाने में उसके रुपये 150 खर्च हो जाते हैं, फिर भी स्थान ए से खरीदने की तुलना में उसे रुपये 150 का लाभ होता है। तो बताना है उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल बताएंगे जी क्या होगा। तो व्यक्ति गोपी है, एक स्थान ए और स्थान बी। यदि अपने यहाँ से लेता है किसी चीज़ को और इसकी तुलना में यदि दूसरे शहर बी से ले तो वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिल जाती है। भाई 15% की अगर हम फ्रैक्शन बनाना चाहें तो 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आप कहेंगे 3/20 होगी। अगर कम है तो यहाँ माइनस लगा दो, अगर ज़्यादा होती तो यहाँ प्लस लगा देते। इससे हम भूलेंगे नहीं कि घटा के लिखना है या जोड़ के। ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है क्योंकि स्थान बी पर वह वस्तु ए की तुलना में 15% कम मूल्य पर मिलती है, तो यदि ए में या स्थान ए पर उस वस्तु की कीमत होगी बी, तो स्थान ए पर उस वस्तु की कीमत रही होगी 20, तो स्थान बी पर उस वस्तु की कीमत 3 कम 17 बैठी होगी। भाई यहां तक समझ में आ गया आपको? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल समझ में आ गया। इसके बाद में आगे चलते हैं। भाई वो चला तो गया स्थान ए से बी पर, यद्यपि आने जाने में उसके 150 रुपये खर्च हो जाते हैं, और फिर भी स्थान ए से खरीदने की तुलना में 150 रुपये का लाभ कमा लिया उसने। भाई आप सोचें कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया भी है, क्यों गया? वो अपने घर से ही, अपने बाजार से नहीं ले लेता, अपने शहर से नहीं ले लेता सामान। भाई गया इसलिए क्योंकि वहाँ सस्ती मिल रही थी चीज़। लेकिन जाने में भाड़ा खर्च हो गया 150 रुपये, और फिर भी 150 रुपये या 150 रुपये उसने प्रॉफिट कमा लिया। आप सोचिए यदि कोई और अन्य खर्च नहीं होता, मतलब आने जाने में कोई किराया नहीं लगा होता, तो टोटल प्रॉफिट कितना होता उसे? आप कहेंगे जी टोटल प्रॉफिट 300 रुपये का होता, जबकि मैं देखूं तो दोनों में जो अंतर आ रहा है, यहाँ 20 रुपये की मिल रही है, वहाँ 17 की, तो दोनों में अंतर कितना आया? आप कहेंगे 3 यूनिट का। ये 3 यूनिट ही बराबर 300 के है। कहेंगे बिल्कुल ठीक है, जब 3 यूनिट बराबर 300 के, तो जल्दी बताइए 1 यूनिट बराबर कितने के? आप कहेंगे 100 के। यदि 1 यूनिट बराबर है 100 के, तो फिर 17 यूनिट बराबर कितने के? आप कहेंगे जी 17 यूनिट बराबर हो गया 1700 के। तो फिर 20 यूनिट बराबर कितने के? 20 यूनिट बराबर हो गया
2000 के। अब मुझे समझ में आ गया कि स्थान ए पर यदि वह वस्तु 2000 की थी तो स्थान बी पर वह वस्तु 1700 की थी, लेकिन जाने में 150 रुपये हमारे और खर्च हुए हैं। तो जैसे ही हम इसमें 150 रुपये और ऐड करेंगे तो आंसर हमें यहां से मिला 1850। भाई वह वस्तु 150 रुपये और भी तो खर्च हुए हमारे, तो वस्तु हमें कितने की पड़ी है? 1850 रुपये की पड़ी है। अब हमसे पूछा गया है तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? बिल्कुल बताएंगे जी, लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ तो हुआ ना, अगर अपने ही शहर से लेता तो 2000 की मिल रही है, लेकिन पड़ोस के शहर चला गया लेने तो भले ही 150 रुपये खर्च हो गए जेब से, लेकिन फिर भी 150 तो कमाई लिए उसने, बचा ही लिए, 1850 की मिली, तो लाभ तो हुआ भैया। कितने परसेंट का? भैया आप देख लो कि 1850 जो होता है वो 2000 से कितने परसेंट कम होता है। जितने भी परसेंट कम होता है समझ लो इतने ही प्रतिशत का लाभ उसने कमा लिया। और देखेंगे जी कितने परसेंट का इसे प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट या उसका जो लाभ प्रतिशत बैठा वो बराबर बैठा, तो प्रतिशत कमी हमें निकालनी है यहाँ पर कि 1850 जो होता है वो 2000 से कितने परसेंट कम होता है। तो दोनों का अंतर कितना बना? आप कहेंगे 150 और गुणा कितना? 100। कम के लिए ज़्यादा वाली संख्या नीचे 2000। आप ऐसा ना सोचिए कि लाभ प्रतिशत के लिए तो कम वाली संख्या निकाली थी, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि उसका लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत आप ऐसे समझे ना कि ए शहर में मिल रही है कोई चीज़ 2000 की और बी शहर में मिल रही है 1850 की, तो जो 1850 होते हैं वो 2000 से कितने परसेंट कम होते हैं? जितने परसेंट कम होते हैं इतने ही प्रतिशत का लाभ इसने कमा लिया। देखें कितने परसेंट का आता है। यहाँ से हम देखेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गई, 15 को डिवाइड किया 2 से तो कितना बैठा? 7.5%। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो ये ज़्यादा नहीं, 4-6 सेकंड का 10 सेकंड का क्वेश्चन सारा ही है। आपको मैं आराम से बता के चलूँगा जिससे कि चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएं, समझ में आ जाएं। देखिए यहाँ कोई जल्दबाजी थोड़ी है, यहाँ कोई जल्दी थोड़ी है, यहाँ कोई दिखाना थोड़ी है किसी को हमें कि जी जल्दी जल्दी करके बता दो, यहाँ लिख दिया इतना। अरे यार अगर मैं जल्दी भी बताऊँ और आपको समझ में ही नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा उसका। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको आराम से पढ़ाऊँ एकदम, कोई जल्दबाजी में नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब मुझे ऐसा भी नहीं करना कि मैं बहुत जल्दी से क्वेश्चन को करके बता दूं और ऐसे सोचें कि भाई बहुत जल्दी बता दिया इन्होंने, तो कितनी जल्दी आंसर दे दिया। आराम से पढ़ो, चीज़ें एकदम समझ में आनी चाहिए। जब समझ में आ जाएगी और परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग वैसे ही उसे जल्दी से बना लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद में क्या होगा। पहले तो आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से भैया, और पढ़ने के बाद में फिर इसका हम हल बनाएंगे कि क्या होगा। ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने। क्वेश्चन में कहा गया है कि वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो बताइए वस्तु की प्रतिशत हानि कितनी होगी, कितने परसेंट की हानि रही। देखे लेते हैं जी कितनी होगी। अच्छा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो वस्तु की प्रतिशत हानि बताओ। प्रतिशत हानि पूछ ले या प्रतिशत लाभ पूछ ले, क्यों? क्योंकि भाई दोनों का मतलब तो एक ही है। आप समझिए मेरी बात को। इस क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज लॉस बताइए कितना होगा। अगर परसेंटेज प्रॉफिट पूछा होता तो भी तो आंसर हमारा वही आता। क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि जितने परसेंट की हानि हुई है उतने परसेंट का लाभ हुआ है, बताया गया है। अब क्वेश्चन हमने देखा, ये पुराना क्वेश्चन है आपका पढ़ा हुआ, हो सकता है आपके दिमाग से निकल गया हो। क्यों? क्योंकि जब चीज़ें, देखिए वही तो मैं आपसे कहता हूं कि आप चीज़ों को समझ के चलो, रटने की आवश्यकता नहीं है आपने। देखिए मैं बताता हूं करके कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो बताइए वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। स्टार्टिंग में जो हानि थी, या लाभ भी पूछ लेता तो भी आंसर हमारा एक ही आता। फिलहाल में क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया गया। यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया गया तो मैं ऐसा कह सकता हूं जी, अगर SP पहले बैठा होगा 1 तो अब कितना हो गया होगा? आप कहेंगे जी 2 हो गया होगा। भाई पहले किसी चीज को बेच रहे हैं 1 की और अब कितने की बेच रहे हैं? अब बेच रहे हैं उसी वस्तु को 2 की। अब हमसे कह रहा है तो पहले जितनी हानि होती थी ना, अब विक्रय मूल्य को दुगना करने से अब उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है।
अगर 1 रुपये की बेचने से जितने % हानि हो रही है, 2 रुपये की बेचने से उतने ही % का लाभ हो रहा है। हमसे पूछ रहा है बताइए हानि प्रतिशत कितनी होगी, तो हानि प्रतिशत तो बाद में बताएंगे, पहले हम सीपी निकाले लेते हैं। और ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, चूंकि पहले भी पढ़ चुके हैं हम लाभ हानि में, कि किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने से जितने % का लाभ होता है, दूसरे एसपी पर बेचने से उतने ही % का लाभ होता हो, ऐसी कंडीशन में यदि हमें सीपी निकालना हो तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो 2 और 1 3, और 3 का आधा करेंगे तो कितना हो गया, आप कहेंगे 3/2। या फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको आप एक काम करो, 1 की जगह तो 2 बना लो, और इसको 2 की जगह 4 बना लो, और इसको 3/2 की जगह सीधे सीधे 3 ही लिख देंगे। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको करके क्वेश्चन को, कि मैं ऐसा मान लेता हूँ जी एसपी पहले 2 था, तो अब कितना हो गया 4। अब मुझे सीपी निकालना है, तो 4 और 2 दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 3। तो वो बटे वाला जो नंबर है वो मैंने हटा दिया यहाँ से आपके फायदे के लिए, ठीक है। आप देखें, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना करते हैं तो आप देख रहे हैं ना, 2 से 4 हो गया तो विक्रय मूल्य हाँ जी दुगना ही हो गया, और सीपी कितना आया 3। हमसे पूछा है हानि % बताओ कितना होगा, तो हानि प्रतिशत बताए देते हैं जी कितनी रही। तो हानि प्रतिशत आप देखेंगे स्टार्टिंग में हम कितने की बेच रहे थे, शुरू में 2 की, खरीद के कितने की लाए 3 की, तो कितने % की हानि हुई, दोनों का अंतर और गुणा 100, और हानि के लिए ज़्यादा वाली संख्या नीचे या सीपी नीचे, तो आंसर कितना बना 33 सही 1/3%। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। बहुत मतलब थोड़े से लॉजिकली क्वेश्चन है, आप सोचें, थोड़ा दिमाग लगाएं क्वेश्चन पे, है ना। ऐसा भी नहीं कि कोई कठिन क्वेश्चन हो ज़्यादा, पिछला क्वेश्चन भी अच्छा आसान था और ये भी बढ़िया एकदम। इसके बाद में आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा, यहां देखें, पढ़ लीजिए आप एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। मैं भी अभी बताता हूं आपको, इसे ठीक कर लूं मैं जरा 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीद कर उसके विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, तो बताइए बेडशीट का विक्रय मूल्य कितना होगा। क्या आप लोग बता पाएंगे बेडशीट का विक्रय मूल्य कितना होगा? चलो मैं बताता हूँ, अब ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। देखिए, जो विद्यार्थी हमारे साथ में लाइव चैट में पढ़ रहे हैं उनको तो अच्छी बात है कि हाथ के हाथ कर रहे हैं। यदि आप बाद में भी इस वीडियो को देख रहे हों या फिर वीडियो ना भी देखना चाहें, तो जैसे ही ये क्लास हमारी समाप्त होगी, यूट्यूब पर अपलोड होगी, उसके बाद में जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर PDF इसकी हम डाल देंगे। आपको पता भी होगा, आप देख भी रहे होंगे, डाउनलोड कर भी रहे होंगे कि प्रत्येक क्लास की PDF वहाँ अवेलेबल होती है। आप बाद में वो PDF वहाँ से डाउनलोड करके और इनका सॉल्यूशन कर लें, और आप देख लें कि आप कितने पानी में हैं, कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत भयंकर क्वेश्चन हैं, देखें क्या होगा। तो एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीद कर, भाई कितने की ले आया बेडशीट खरीद के, आप कहोगे जी 450 रुपये की ले आया, और बेच दी कितने में, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर। अच्छा, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर उसने बेच दिया, तो 10% की फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं ना भाई, 1/10 होती है। इसका मतलब अगर विक्रय मूल्य में बैठा होगा 10, तो उस पर प्रॉफिट कितना हो गया होगा, आप कहेंगे जी 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया होगा। 10% प्रॉफिट पे बेची है ना भैया, तो 10 रुपये अगर विक्रय मूल्य बैठा होगा तो प्रॉफिट कितना बैठा होगा, 1 रुपये। तो हमें बताइए सीपी कितना बैठा होगा। आप कहेंगे जी अगर हम 10 रुपये की कोई चीज़ बेच रहे हैं और 1 रुपये का हमें फ़ायदा हो रहा है, तो हम उसे 9 की लाए होंगे खरीद के। जबकि हमें पता है जी खरीद के तो हम 450 की लाए, तो 9 यूनिट बराबर कितने के, 450 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के, आप कहेंगे 50 के। जब 1 यूनिट बराबर है 50 के, तो पूछा है बताइए बेडशीट का विक्रय मूल्य कितना है, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य तो 10 यूनिट है, और 10 × 50 बराबर कितना, 500 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा एकदम बढ़िया से। क्लियर है भैया? आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा। इसके बाद में ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें क्या है। हल्के में ना लें अभी बिल्कुल भी, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपने इनमें से कर भी लिए हों। वैसे मुझे पता है अधिकतर विद्यार्थी तो मामला खराब ही हो रहा होगा। बस चाहिए कठिन क्वेश्चन चाहिए, भले ही आसान भी ना हो, लेकिन क्वेश्चन हमें कठिन चाहिए। जब ऑनलाइन क्लास होगी हमारी तो हम पढ़ेंगे कठिन क्वेश्चन ही जी केवल। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है,
जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया तो लाभ 2 गुना हो जाता है। यदि वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपये हो तो बताना है वास्तविक विक्रय मूल्य कितना होगा। बिल्कुल बताएंगे जी कितना होगा। अब एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। भाई लागत मूल्य जो है अंकित मूल्य जो है वो लागत मूल्य से 50% अधिक है और हमें पता है कि जी 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो बराबर होती है 1/2 के। अधिक है तो इस पर प्लस का निशान लगा दो, कहीं भूल ना जाओ, है ना, गलत ना हो जाए आपका। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यदि सीपी बैठा होगा 2 रुपये तो फिर एमपी बैठा होगा कितना, 2 और 1 3 रुपये, क्योंकि अंकित मूल्य ज़्यादा था लागत मूल्य से 50% और हमें पता है कि अंकित मूल्य तो 300 है। यदि अंकित मूल्य 300 है तो 3 यूनिट बराबर कितने के हो गया, 300 के, तो 2 यूनिट बराबर हो गया 200 के। ये कन्फर्म हो गया जी, सीपी 200 रुपये रहा होगा। अब अंकित मूल्य को बढ़ा दिया 20%, इससे हमें कोई लेना देना है नहीं, और विक्रय मूल्य को बढ़ा दिया 20%। यदि हमने विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया तो 20% की फ्रैक्शन आपको पता है कितनी होती है भाई, 20% की जो फ्रैक्शन होगी वो 1/5 होगी। हम कह सकते हैं जी विक्रय मूल्य अगर पहले बैठा होगा 5 यूनिट तो अब विक्रय मूल्य कितना हो गया होगा, आप कहेंगे जी अब विक्रय मूल्य हो गया होगा 6 यूनिट। भाई बढ़ गया ना, 20% वृद्धि होगी। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य यदि पहले बैठा होगा 5x रुपये तो अब कितना हो गया होगा, अब हो गया होगा 6x रुपये। और यदि विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया तो लाभ दुगना हो जाता है। इसका मतलब अगर पहले लाभ की हम बात करें तो पहले लाभ कितना बैठा होगा, अरे लाभ पता है क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। पहले लाभ इतना बैठा होगा तो अब जो लाभ बैठा होगा वो इतना बैठा होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हमसे बताया गया है कि अब वाला जो लाभ है वो पहले वाले लाभ का दुगना है। इसका मतलब यदि हम इसका 2 टाइम्स करते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब अब वाला जो लाभ है वो पुराने लाभ का दुगना है। 10x माइनस 200 दूनी कितना हो गया जी, 400 हो गया। और यहाँ से कितना बना, 6x और माइनस कितना हो गया, 200। 6 को उठा के इधर लाएंगे तो ये हो गया 4x, 400 इधर जाकर प्लस हो जाएंगे तो बचा हमारे पास में 200 और x बराबर 50 के। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि बताइए वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, तो भैया वास्तविक विक्रय मूल्य तो 5x था। वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, 5x है, और इसलिए 5x की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। तो x की जगह x का मान रखेंगे, 5 पंजे 25, आंसर कितना हो गया, 250 रुपये। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो देखिए इतना भी आसान नहीं है। चलो मैं तो कह रहा हूँ आपसे चीज़ें आती भी हों करनी, तो क्या सबसे आती हैं? यदि सबसे आती तो सबकी जॉब ना लग जाती, सब भर्ती नहीं हो जाते। तो जो विद्यार्थी बेचारे कमज़ोर हैं, जो विद्यार्थी सीखना चाहते हैं, उनको चीज़ें सीखने दो। और जो वीडियो को आप कंजूसी कर रहे हो ना लाइक और शेयर करने में, वो कंजूसी ना करें। मुझे तो कारण ही समझ में नहीं आ रहा कि क्यों तो वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो, क्यों समझ में ही नहीं आ रहा, बस यार क्या चक्कर है। चलो भाई फिर भी आप लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, मेरा धर्म कहता है कि आपको पढ़ाऊं, मैं लगातार पढ़ाता रहूं। कभी ना कभी तो आपको लगेगा कि हाँ, कि सर ने जो बातें बताई वो वास्तव में हमारे भले के लिए थी, हमें वास्तव में पढ़ना चाहिए था। या कोई ऐसी तुक्का वाली बात हमने नहीं करनी है कि तुक्का नहीं मारना है जी। क्वेश्चन पूछा बोर्ड पे, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो तुक्का मार दिया जी इसका आंसर बी बैठेगा या ए बैठेगा या सी या डी, तो वो गलत बात है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन कि यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट क्रय मूल्य पर देना चाहता है तो उसे वह 300 रुपये में बेचना पड़ेगा, और यदि वह उसे 405 रुपये में बेचता है तो बताइए उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। कर लो जल्दी से, थोड़ा सा समय मैं आपको देता हूं क्वेश्चन करने के लिए। इतने मैं आपसे बातें करता हूं, यदि कोई मुझसे बात करना चाहता हो, वैसे तो बात मुझसे बाद में करनी है, आपने पहले तो क्वेश्चन करना है। और बाकी जो हमारे विद्यार्थी हैं जैसे कि मोहित बड़पुरा वाले, बहुत कमेंट आते हैं मोहित के बड़पुरा के, और मुझे अच्छा भी लगता है और बढ़िया बात है। आपने अच्छे जल्दी क्वेश्चन के आंसर देने चाहिए, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में
एक दो आंसर गलत हो जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आपने आंसर देने होंगे क्वेश्चन के, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट किया करो। तो आया किसी का उत्तर? चलो मैं बताता हूँ कि यदि एक दुकानदार खिलौने पर 20% की छूट क्रय मूल्य पर देना चाहता है, आप सोचिए कि यदि कोई व्यापारी क्रय मूल्य पर 20% की छूट देता है, भाई क्रय मूल्य पर डिस्काउंट दे रहा है 20% का, अगर क्रय मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दे दिया तो 20% की हानि ना हो गई उसे। मानिए आप कोई चीज़ 100 रुपये की लाएँ खरीद के, तो क्रय मूल्य कितना हुआ? 100 रुपये, जबकि उस पर कुछ पैसे लाकर आप छापेंगे, चिट लगा लेंगे और उस पर डिस्काउंट देंगे। लेकिन दुकानदार ने क्या किया कि क्रय मूल्य पर ही डिस्काउंट दे दिया। जितने की लाया है खरीद कर, अगर 100 की लाया है तो 20% की छूट दे दी, तो यार 20% की हानि होनी निश्चित है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, और ये क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। क्वेश्चन तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि आप देखिए कितने रुपए की बेच रहे हैं किसी चीज को हम, आप कहोगे जी 300 की, और यदि 300 की बेच रहे हैं तो हानि हुई कितनी? 20% की, और 20% हानि को कितना लिखेंगे? आप कहोगे जी 80। यदि 300 बराबर है 80 के, तो हमसे पूछा है 405 में बेचने से कितने % का लाभ होगा। अगर इसने ये ना भी बताया होता ना कि लाभ होगा या हानि होगी, तो भी मैं आपको बता देता क्या होगा। देखो अभी बताता हूँ। जब 300 बराबर है 80 के, तो 405 बराबर बैठेगा 80/300। ये तो निकाला 1 यूनिट का मान, और निकालना कितना है? आप कहेंगे 405 का मान निकालना, गुणा 405। डिवाइड कर रहे होंगे हम यहाँ, तो पता चला कि 0 से 0 समाप्त हो गई। 15 दूनी 30 हो गए, 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105, 2 चौके 8 हो गया, 27 चौके 108। अब मुझे बताइए 100 से कितना ऊपर जा रहा है आंसर हमारा? आप कहेंगे जी 100 से तो 8 ज़्यादा जा रहा है, तो लाभ हुआ भैया। ठीक है, -100 कर देंगे इसमें से। आंसर कितना आ गया? 8%। पूछने की जरूरत नहीं है आपने कैसे 100 घटाया, क्योंकि वापस चले जाओ पुरानी वीडियो पे देख लो, अगर नहीं देखी हो तो आपको सब समझ में आ जाएगा क्यों 100 घटाया। ठीक है, अरे ये आप देखेंगे ना 80, ये क्या है 80? ये 20% हानि थी तो 100 में से घटा के लिखा है, तो जो आंसर आएगा वो 100 में जुड़ के आया होगा ना लाभ हमारा। तो जैसे ही हम 100 घटा देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। कितना आया? 8%। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलो इसके बाद में देखें अगला क्वेश्चन क्या होगा। एक और बढ़िया क्वेश्चन के साथ में, ये रहा क्वेश्चन, आप लोग देख लें अच्छे से, और दिखाई दे रहा होगा। और बड़ा कर लें थोड़ा सा, चलो और बड़ा किए देते हैं। ये रहा क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति 1008 रुपये में 2 बकरियां खरीदता है, और वह एक बकरी को 20% हानि पर तथा दूसरी बकरी को 44% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेचा हो तो बताइए हानि पर बेची गई बकरी की कीमत कितनी है। बिल्कुल बताएंगे जी कितनी है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो व्यक्ति है ये दोनों बकरी कितने की लाया खरीद के? आप कहेंगे जी 1008 की। दोनों बकरी 1008 रुपये में इसने खरीदी है। अब हुआ क्या कि पहली बकरी को 20% हानि पर बेच देता है। यदि पहली बकरी को 20% हानि पर बेच दिया तो मैं कह सकता हूं कि एक तरफ सीपी लिख लो और एक तरफ एसपी लिख लो, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। इसका मतलब पहली बकरी को 5 की लाया होगा खरीद के, और कैसी हानि पर बेचा है तो 1 रुपये कम में कितने की? 4 की बेची होगी। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, 4 की बेची होगी, और दूसरी को 44% के लाभ पर बेचता है। 44% की जो फ्रैक्शन बनी वह कितनी बनी भाई? 11/25। इसका मतलब दूसरी वाली अगर 25 की खरीदी होगी और लाभ हुआ है तो 36 की बेच दी होगी। और हमसे कहा गया यदि प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पर बेचा है, जबकि हम देखें तो समान कीमत तो नहीं है भैया, इसको तो बेचा है 4 की, इसको बेचा है 36 रुपये की। तो समान बना लो। समान कैसे बनाएंगे? इसको 9 से गुणा लगा दो। तो जैसे ही ऊपर 9 से गुणा लगा रहे हो गए आप, तो 9 चौके कितने हो गए? आप कहेंगे जी 9 चौक तो 36 हो गए, और 9 पंजे कितने हो गए? आप कहोगे जी 9 पंजे 45 हो गए, तो यहाँ 45 लिख लो। समझ में आ गया आपको? अब देख लो, दोनों को बेच रहा है ना समान मूल्य पर, एक को 36 में तो दूसरे को भी 36 में। तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत बताओ कितनी है? तो हानि पर कौन सी बेची थी? हानि पर तो पहली वाली बेची थी, और इसकी कीमत हमसे पूछी है बताइए कितनी है। तो बिल्कुल बताएंगे जी हानि पर बेची गई जो बकरी है उसकी कीमत कितनी है। बिल्कुल देखेंगे जी हानि पर बेची गई बकरी की कीमत कितनी है। आप मुझे बताइए दोनों कितने की लाए खरीद के? हमें बताइए जी दोनों तो हम 1008 की लाए, जबकि यहाँ से यदि मैं देखता हूँ तो दोनों का जो सीपी आ रहा है 5 और 5 10, 4 8 1 9, सॉरी 70 आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो 70 यूनिट बराबर कितने के? आप कहेंगे जी 1008 के। अब हमसे पूछा है तो बताओ 45 यूनिट बराबर कितने के? यही तो निकालना है। आप
कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी, यही निकालना है। 45 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। तो 1008 और बटे कितना 70 और गुणा कितना 45। यहाँ से आप डिवाइड करेंगे इसको तो 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं वैसे तो। 7 धाम 70 हो गया और 7 एकम 7 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 28 हो गया मतलब 144 बार खत्म हो गया ना। ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10 हो गया और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 हो गया, 5 से काटा 9 बार और 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया, 9 सत्ते 63 और 1 64, 648 रुपये होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, विकल्प नंबर ए। आया समझ में आपको? दोबारा देख लें, मैं इधर हो जाता हूँ, तसल्ली से एक बार देख लो। ये पहले जो था ना वो 20% हानि थी। 20% हानि का मतलब 1/5 मतलब 5 की चीज़ 4 में बेच रहे थे, लेकिन 36 बनाना था तो 9 से गुणा लगाइए मैंने दोनों तरफ, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या होगा। और ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न। पढ़ लो पहले तो आप लोग एक बार ना, तसल्ली से पढ़ लिया करो, ज़्यादा जल्दबाजी में ना रहा करो, पढ़ो एक बार। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये वाला, तो बहुत ही बढ़िया, खेल जाओगे। चलो मैं भी पढ़े लेता हूँ कि एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। आप समझिए, एक व्यापारी तो जो अपना प्रॉफिट है वो सीपी पर, खरीद मूल्य पर बताता है, दूसरा वाला जो अपना प्रॉफिट बता रहा है वो एसपी पर बता रहा है, विक्रय मूल्य पर काउंट करके बताया है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जब दोनों के जो विक्रय मूल्य हैं वो बराबर हुए, दोनों ने जो बेची कोई वस्तु वो बराबर दाम की बेची, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हुए, तो दोनों 20% लाभ होने का दावा कर रहे थे। पहला कह रहा था भाई मैंने भी 20% लाभ कमाया, दूसरा कह रहा है मैंने भी 20% लाभ कमाया, और दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपये है। तो बताना है प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा, प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य तो बराबर था, बताया ना क्वेश्चन में, जब दोनों के विक्रय मूल्य बराबर थे तो पहले का भी बराबर दूसरे का भी बराबर, तो वही हमें बताना है बराबर वाला नंबर कितना था। तो देखो क्वेश्चन को हमें कैसे करना है भाई। एक व्यापारी तो अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है और दूसरा जो है वो बिक्री मूल्य पर जोड़ता है, और एक बार जब लाभ का दावा किया है दोनों ने 20% का, तो मुझे एक बात बताओ आप भाई, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वह कितनी होगी? आप कहोगे जी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी। 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5 होगी। तो एक तरफ तो लिख लो सीपी और एक तरफ लिख लो एसपी। क्लियर है? एक तरफ लिखा हमने सीपी और दूसरी तरफ लिखा हमने एसपी, और ये वाला हो गया पहला दुकानदार और ये वाला हो गया दूसरा दुकानदार। भाई पहला वाला दुकानदार कह रहा है मुझे 20% का लाभ हो गया, जबकि पहला वाला दुकानदार जो लाभ बताता है वो सीपी पर बताता है, और 20% की फ्रैक्शन 1/5। इसका मतलब अगर ये 5 की लाया होगा कोई चीज खरीद के तो 6 की बेच रहा होगा, तभी तो 20% लाभ होगा सीपी पर। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। दूसरा दुकानदार वो कह रहा है जी मुझे भी 20% का लाभ हुआ है, लेकिन उसे हुआ है विक्रय मूल्य पर। उसे लाभ किस पर हुआ है? विक्रय मूल्य पर। 20% की फ्रैक्शन आपको पता है 1/5 होती है, इसको विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है, तो इसका विक्रय मूल्य यदि 5 रहा होगा, इसका विक्रय मूल्य कितना बैठा होगा? 5 रहा होगा, तो इसका सीपी निकालना है, सीपी कितना होगा। अच्छा मुझे बताइए, देखिए पिछली वाली क्लास में जो मोहित हैं बड़पुरा वाले, उन्होंने ये सवाल भी मुझसे पूछा था कि सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा बता देना क्या था, तो वो यही था बेटा, एक बार दोबारा समझ लो कि इस व्यक्ति को 20% का जो लाभ हो रहा है वो किस पर हो रहा है? वो हो रहा है विक्रय मूल्य पर। जब विक्रय मूल्य पर लाभ है तो सीधी सी बात है उस आदमी को क्रय मूल्य पर ही लाभ ही बैठेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको विक्रय मूल्य पर तो 20% का लाभ हो रहा था, क्रय मूल्य पर हानि हो जाए ना। अगर विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है 20% का इस दूसरे वाले व्यापारी को, तो इसको क्रय मूल्य पर ही लाभ ही बैठा होगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये किसी चीज को 5 की बेच रहा है तो खरीद के कितने की लाया होगा? 5 और 1 6 की, या 5 - 1 4 की? अगर 6 की ले आया तो हानि ना हो जाती? अरे 6 की खरीद कर 5 की बेचता तो हानि ना हो जाती क्रय मूल्य पर? यार थोड़ा सा समझो आप। तो 5 में से 1 को घटाओ 4, इसका मतलब इसका सीपी बैठा होगा 4। अगर 5 की, देखिए विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, आप देख लो, वरना विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ बैठेगा। दोनों का अंतर और गुणा 100, और विक्रय मूल्य के लिए विक्रय मूल्य नीचे, जब विक्रय मूल्य पर लाभ निकालना है 5 दूनी 10। लेकिन अगर विक्रय मूल्य पर लाभ है बेटा तो क्रय मूल्य पर ही लाभ भी बैठेगा, ऐसा नहीं कि क्रय मूल्य पर हानि हो जाए। ठीक है, आगे बात समझ में आपको? आगे चलेंगे। लेकिन हमसे कह रहा है कब बताया उन्होंने, दोनों ने 20% का लाभ? एक बार जब दोनों के विक्रय मूल्य बराबर थे। लेकिन मैं देखूं विक्रय मूल्य तो बराबर है नहीं, तो बराबर कर लो। कैसे करेंगे? इसको गुणा लगा दो 5 से और इसको गुणा लगा दो 6 से।
ऐसा करने के बाद में यहाँ से तो आ गया भाई 5 पंजे 25 आ गया, और आगे कितना आ गया, 6 पंजे कितना 30 हो गया। यहाँ से हम देखेंगे तो 6 चौक कितना आने वाला है, आप कहेंगे 24 आ रहा है, और यहाँ से 6 पंजे कितना हो गया, 30 हो गया। देखिए विक्रय मूल्य हो गए ना दोनों के बराबर। अब हमसे कहा गया है दोनों के लाभ का जो अंतर है वो 85 रुपये है। दोनों के लाभ में अंतर कितना है, 85 रुपये का। जबकि मैं देखूं तो ये 25 की खरीद कर 30 की बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ 5 का। ये 24 की खरीद कर 30 की बेच रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ 6 का। तो भाई दोनों के जो लाभ में अंतर बैठा वो तो ये बैठा। भाई एक को लाभ हो रहा है 6 यूनिट का, एक को लाभ हो रहा है 5 यूनिट का, तो दोनों में के जो लाभ में अंतर बैठा वो तो 1 यूनिट का आ रहा है ना। और जबकि किताब कह रही है दोनों के लाभ में जो अंतर है वो 85 रुपये का है, तो 1 यूनिट बराबर 85 के। हमसे कह रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ कितना है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य तो 30 है, और इसलिए हम कहेंगे कि जी 30 यूनिट बराबर हो जाएगा। लिखना क्या यार, ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आनी चाहिए। 30 गुणा 85 कर दो, ऐसा थोड़ी कि एक एक चीज़ लिख के बताई जाएगी। 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 1 25, 2550 रुपये, ये हमारा आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो एक बार जब क्लास समाप्त हो जाए उसके बाद में दोबारा वीडियो को देख लेना, ठीक है भैया, है ना बढ़िया क्वेश्चन एकदम। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे और भी आगे क्वेश्चन हैं, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बस पढ़ते रहें और जल्दी जल्दी आंसर देते रहें कि इसका आंसर ये होगा। पर तुक्का वाले जो विद्यार्थी हैं वो थोड़ा से यार तुक्का ना लगाया करो, उसमें कोई फ़ायदा थोड़ी है भाई। ऐसे तो मानो आपने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा, मैं भी कुछ भी बता दूं जी ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो उसमें लाभ वाली बात नहीं है, वो हानि वाली बात हो जाएगी आपके लिए। बाद में जीवन भर पछताना पड़े हमें, उससे क्या फ़ायदा है। तो बेहतर ये होगा कि थोड़े समय मेहनत कर लो, थोड़ी देर मेहनत कर लो, और रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लो। रोज़ एक वीडियो देख लिया करो गणित की, एक रीजनिंग की, उसी से आपको कहीं ना कहीं जॉब 100% मिल जाएगी, ठीक है जी। और बाकी का चलें आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या होगा। ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन, देखें क्या होगा। तो पढ़िए एक बार जल्दी से कि एक्स ने दो वस्तुओं को रुपये 4000 प्रति वस्तु की दर से बेचा, पहली 4000 की, दूसरी भी 4000 की, और इससे उसे न लाभ हुआ न हानि। बढ़िया है जी। यदि पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया हो तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा गया। बहुत ही बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इन्हें करो अच्छे एकदम। इन्हें मतलब आपको ऐसी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए गणित में कि ऐसे क्वेश्चन को तो देखो और देखते ही फटाफट आंसर दो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें जी क्वेश्चन में है क्या। तो कहने का मतलब ये है कि x ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 की दर से बेचा, पहली भी 4000 की बेची, दूसरी भी 4000 की बेची। इसका मतलब दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं। दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं, बोल दिया करो साथ साथ। और इससे उसे न तो लाभ हुआ न हानि हुई। ये बहुत काम की चीज़ है। आप देखोगे 4000 की बेची पहली, 4000 की बेची दूसरी, जल्दी बताओ दोनों कितने की बिकी। आप कहेंगे जी सर दोनों तो 8000 की बिक गई, और यदि हमें न लाभ हुआ न हानि, तो मुझे बताइए मिस्टर एक्स उसे कितने की लाए होंगे दोनों को खरीद के। आप कहोगे जी 8000 की खरीदी होंगी। भाई 8000 की बेचने से ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो दोनों की दोनों वस्तु 8000 की खरीदी गई होंगी। बिल्कुल कंफर्म हो गया, बिल्कुल ठीक है। यदि पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया, जल्दी से बताइए 25% की फ्रैक्शन कौन बताएगा। लिखने की जरूरत नहीं है यार, अब तो बता ही दोगे। 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4। इसका मतलब यदि 4 की खरीदी गई होगी तो बिकी कितने की होगी। आप कहेंगे जी 5 की बिकी होगी, पहली वाली। अब आ जाओ दूसरी वाली। हमसे पूछा गया है तो बताओ दूसरी वस्तु कितने % की हानि पर बेची। तो भैया दूसरी वस्तु तो 5 की बेची। नहीं आया समझ में कि 5 कैसे लिख दिया। अरे देख लो यार, एक्स ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 की दर से बेचा है। जितने की पहली बेची है उतने की ही दूसरी बेची है। जब पहली 5 की बिकी है तो दूसरी 5 की नहीं बिकी होगी। आप कहेंगे हाँ जी दूसरी भी 5 की बिकी होगी। अब मुझे बताइए कि जब 5 की ये बिकी है और 5 की ये बिकी है तो दोनों कितने की बिक गई। आप कहोगे जी दोनों तो 10 की बिक गई।
भाई 5 की ये 5 की ये 10 की बिक गई तो खरीद के कितने की लाया होगा? 10 की ही लाया होगा खरीद के। यार जब लाभ हुआ है ना हानि है, 8,000 की बेची हैं तो 8,000 की खरीदी थी, अगर 10 की बिकी हैं तो 10 की खरीद के लाया होगा। ये वाली खरीदी 4 की तो दूसरी कितने की खरीदी? 6 की, तभी तो 6 4 10 होगा। और 6 की खरीद कर 5 की बेची है तो हानि तो होनी होनी है। पूछा है कितने % की हो गई, अब तो बता दो मोहित बड़पुरा कितने की हानि हुई? तो दोनों का अंतर 1 और गुणा कितना? 100। और हानि के लिए ज़्यादा वाली संख्या नीचे, और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो गई? 16 सही 2/3। किसी को समझ में ना आया हो तो 100 में भाग लगा लो, 6 का या 50 में 3 का, तो भी 16 सही 2/3% आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा भाई। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। या एक्स मान के बताऊं? नहीं, एक्स मान के नहीं चाहिए, डर गए तो ऐसे ही देख लो यार। देखिए एक्स मान के भी बहुत अच्छे होते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है कि एक्स मान के गलत होता हो या एक्स मान के बेकार क्वेश्चन होते हों। एक्स मान के भी हमें करने चाहिए क्वेश्चन, बिल्कुल करने चाहिए। लेकिन जो आसान क्वेश्चन हो, जिनमें कुछ करने की ज़रूरत ना हो, वहाँ बेवजह खामोखा में क्यों क्वेश्चन को बड़ा किया जाए? तो आप मुझे बताइए इनमें कुछ है क्या क्वेश्चन में? अरे ये 3-3, 4-4, 5-5 सेकंड के सारे ही क्वेश्चन हैं, इनको भी एक्स और वाई के चक्कर में अगर समय गंवा दोगे तो फिर कैसे करोगे? हाँ, एक्स और वाई भी मानेंगे अगर कोई क्वेश्चन कठिन है, कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको यूनिट में अगर हम मान के चलें और बेवजह समय लग रहा हो तो उसको जल्दी से एक्स मान के कर दो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या है। और भैया ये तो क्वेश्चन रहा बहुत बढ़िया। यहाँ देखो, आप इसे दिखाई तो दे रहा होगा ना? ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है, दे रहा है दिखाई तो। यार इसको क्यों बेवजह छेड़ना, ये ठीक है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। बताइए आरंभिक प्रतिशत लाभ कितना होगा? बिल्कुल बताएंगे जी, आरंभिक प्रतिशत जो लाभ होगा वह कितना होगा। कर लो जल्दी से, समय देता हूं आपके लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। देखें कितनी देर में आप लोग आंसर देते हैं। दिया किसी ने? बताया किसी ने क्या उत्तर होगा? नहीं बता पाए? चलो मैं बताता हूं कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आप कहेंगे 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5, कम हो जाता है। इसका मतलब अगर पहले विक्रय मूल्य बैठा होगा 5 तो अब नया विक्रय मूल्य हो गया होगा 2। तो हमसे कह रहा है क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 10% हानि, 10% हानि का मतलब 10% की फ्रैक्शन 1/10 हो गई। इसका मतलब अगर कोई चीज़ 10 की लाए होंगे खरीद के तो कितने की बिकी होगी? 9 की। भाई यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60% कम हो जाता है, 60% कम का मतलब ये है कि पहले 5 था तो अब विक्रय मूल्य 2 रुपये रहा, अब कोई चीज़ 2 रुपये की बिक रही है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है तो क्रय मूल्य पर 10% हानि होती है। इसका मतलब यदि 10 की लाए हैं खरीद के तो 9 की बिक रही है, जबकि अभी अभी हमने पता लगा कि 2 की बिक रही है। यहाँ कह रहा है 9 की बिक रही है, यहाँ कह रहा है 2 की बिक रही है, यहाँ कह रहा है 9 की बिक रही है। 5-6 बार बता दिया मैंने बोल के। तो बिकेगी तो सेम प्राइस पे बराबर करो। कैसे? इसको 9 से गुणा लगाओ, इसको 2 से गुणा लगाओ। तो जब यहाँ 9 से और यहाँ 2 से हम गुणा लगाएंगे तो इसके बाद में इसे थोड़ा साइड कर दें अब। ठीक है जी, ऐसा करने के बाद में आगे देखें कितना आया, तो 9 पंजे 45 हो गया और 9 दूनी 18 हो गया। इसका मतलब समझ में आ गया कि विक्रय मूल्य अगर पहले हमारा 45 था तो अब नया वाला विक्रय मूल्य 18 है। पहले कोई चीज़ 45 की बिक रही थी तो अब वो 18 की बिकेगी। और यदि हम लाए हैं वस्तु को 10 दूनी 20 की खरीद के और बिक कितने की रही है? 9 दूनी 18 की। देख लो 18 की बिक रही है ना। 60% अगर कम हो गया तो, और हाँ जी अब भी 18 की बिक रही है, 10% की हानि हो रही है ना सीपी पे। तो सीपी कितना है? 20, एसपी कितना है? 45। हमसे पूछा है आरंभिक प्रतिशत लाभ बताइए कितना होगा, तो 20 की चीज 45 में बिक रही है। और हमसे पूछा है लाभ % बताओ कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर दोनों का अंतर 25 और गुणा 100। और लाभ के लिए कम वाली संख्या या सीपी नीचे आ जाएगा। 20 पंजे 100, 25 पंजे 125%। ये हमारा आंसर आ गया। बताओ कैसी रही? आया ना समझ में आपको? देख लो और एक बार तसल्ली से देख लो, बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या है। क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक व्यक्ति ने, पहले आप ही पढ़ लो,
चलो पढ़ लो, जल्दी से पढ़ लो, मैं बाद में पढ़ के सुना दूंगा आपको। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो आपने बताना है ना करके। और मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था, आपके यार दोस्त ऐसे हों, कई बार क्या होता है कि विद्यार्थियों को घमंड हो जाता है, थोड़े से 2 महीने 4 महीने 5 महीने पढ़ लिए, 1-2 किताब उन्होंने कंप्लीट कर ली, तो फिर वो सोचते हैं कि अब हमसे ज़्यादा कोई जानता ही नहीं है या हम सब कुछ जान गए हैं। तो उनकी गलतफहमी भी आज दूर हो जाएगी। कर लो जल्दी से क्वेश्चन और बता दो। अपने दोस्त को ना अपने पास ही बैठाना चाहिए था तुम्हें, और तब उससे पूछना चाहिए था, उसके सर में मार मार के बता कैसे होगा आंसर, जल्दी ला आंसर कैसे आएगा, तब पता चलता ना। और बाकी जो हमारी विद्यार्थी हैं उन्हें तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ यार, आप तो बिल्कुल चिंता करने की तो आपने आवश्यकता है ही नहीं। तुम्हें तो मैं जीनियस बना के छोड़ूंगा, तुम्हें तो मैं सब कुछ सिखा के छोड़ूंगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाते हुए बेच दिया। उसके पश्चात जब लागत मूल्य 10% कम हो गया तब उसने भी विक्रय मूल्य में 10% की कमी कर दी, तो लागत मूल्य पर उसका प्रतिशत जो लाभ है वो ज्ञात करें कितना है। तो अजय कुमार, अजय जटपुरा आया भैया? अभी नहीं हो पाया। शगुन चौधरी, शगुन पे भी नहीं हुआ, अच्छा। शिवम चरौरा, विनीत चरौरा, अरे कोई तो बता दो करके भाई। चलो देखे लेते हैं कितना होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाते हुए बेच दिया। देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाते हुए बेच दिया, तो मैं कह सकता हूं कि यदि कोई व्यक्ति 20% का लाभ, अच्छा 20% का लाभ जो है वो विक्रय मूल्य पर है, ध्यान देना है हमने, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आप कहेंगे जी 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनी वह बनी 1/5। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 5। अगर विक्रय मूल्य 5 है और लाभ हुआ है विक्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पर भी लाभ ही हुआ होगा, तो 1 कम बैठा होगा, 4 बैठा होगा, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि इसके बाद में उसने लागत मूल्य में 10% कम कर दिया, या 10% की कमी होगी लागत मूल्य में, और विक्रय मूल्य में भी 10% की कमी हो गई। इसको भी 10% कम कर दिया और इसे भी 10% कम कर दिया, दोनों में 10-10% की कमी हो गई। तब हमसे पूछ रहा है लागत मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखे लेते हैं जी कितने % का लाभ होगा लागत मूल्य पर। तो लागत मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है। अगर दोनों को 10-10% कम कर देंगे तो रेशो में कोई परिवर्तन थोड़ी आएगा। अरे रेशो तो फिर भी वही रहने वाला है, 4 और 5 वाला ही। तो कुछ नहीं करना है जी, ये 10-10% वाली जो बात है इसको छोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन पे। बस हमें करना क्या है कि 4 और 5 पर ही हम लाभ प्रतिशत बता देंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है दोनों का अंतर और गुणा कितना, 100, और लाभ के लिए कम वाली संख्या नीचे 4 से डिवाइड करोगे तो 25 बार, और यही हमारा आंसर है 25%। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। अरे भाई लाभ को हमने 10% कम किया है, एसपी को भी 10% कम किया है, नहीं आ रहा समझ में यार आपको? आप कहोगे करके बताओ, तो चलो करके भी बता दूंगा। सीपी को कितना कम कर दिया? 10%। अगर 10% कम कर दिया तो अपने आप का 90% तो रह गया होगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी, 90% रह गया होगा। एसपी कितना है? 5 यूनिट है, और एसपी को भी 10% कम किया तो अपने आप का 90% रह गया होगा। आप देखेंगे 90/100 से 90/100 खत्म हो गया, तो अब भी जो अनुपात है वो 4:5 ही बचा ना। अब हमसे कह रहा है सीपी पर लाभ बताओ अब की बार कितना होगा, और सीपी पर हमने लाभ बताना है कितना बैठेगा। तो लाभ प्रति, वैसे भी सीपी पर ही निकालते हैं हम लाभ और हानि %, लेकिन कभी कभी विक्रय मूल्य पर भी पूछ लेता है, जैसे यहाँ कहा था हमसे जबरदस्ती। तो लाभ % बराबर दोनों का अंतर और गुणा 100, और लाभ के लिए कम वाली संख्या नीचे 4 आ गई, 4 से डिवाइड करोगे 100 को 25 बार खत्म हो गया, आंसर हो गया 25%। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। आ रहा है ना एकदम बढ़िया से समझ में? फटाफट समझते चलो, और कोई भी दिक्कत है, देखिए आपके लिए एक और अच्छी चीज़ मैं बता देता हूँ कि जल्दी हम जो पुराने विद्यार्थी हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट पर आते हैं उनके पास तो सभी के पास में मेरा नंबर है, फ़ोन नंबर मेरा, और जहाँ से आप लोग अपनी क्वेरी क्लियर कर लेते हैं। कोई व्हाट्सएप पे पूछ भी लेते हैं क्वेश्चन हमसे, तो हम उसका आंसर आपको दे देते हैं। लेकिन सभी को नंबर देना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पे भी अपना नंबर डिस्पैच करता हूँ, सभी को बताता हूँ, तो उसमें बड़ी दिक्कत बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि किसी को क्या पता मैं कब क्लास में पढ़ा रहा हूँ कब नहीं पढ़ा रहा, तो और जो विद्यार्थी हैं वो बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब करेंगे, वो मैं चाहता नहीं। तो और कई विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कह रहे हैं कि सर अपना नंबर दे दो, तो जल्दी आपको एक नया नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा सभी के लिए। केवल वो व्हाट्सअप नंबर होगा, और आप जितनी भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का, आप वहाँ भेज सकते हैं जब भी मुझे समय मिल जाएगा। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपने आज ही क्वेश्चन भेजा है तो आज ही आपको आंसर मिल जाए।
इतना भी फ्री या इतना भी ठाली नहीं हूँ मैं, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। लेकिन आंसर मैं दे जरूर दूंगा, हो सकता है उसी दिन, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं तभी बता दूँ आपको 1-2 मिनट में, या उसी दिन, अगले दिन, जब भी मुझे समय मिलेगा, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। कोई ज़्यादा ही अच्छा क्वेश्चन होगा तो आपको फिर मैं अगले दिन की क्लास जो होगी उसमें समझा भी दिया करूँगा, ताकि सब विद्यार्थी उन क्वेश्चन को समझ लें। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें आज का क्या होगा। और देखिए, क्लास छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से विद्यार्थी क्या है कि वो 10-15 मिनट ही पढ़ना भारी पड़ जाता है उन पे, बस 10 मिनट पढ़े, 15 मिनट पढ़े और भागने को तैयार हो गए, भागो भागो भागो, क्लास छोड़ के भागो। क्या मिलेगा भाग के? क्या करोगे पूरे दिन? अरे अब तो सुबह के 9 बजे हैं, 9 बजे से क्लास चल रही है, 9:30 बज गए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते पढ़ते 40 मिनट की क्लास हो गई होगी, 50 मिनट की हो गई होगी, 10 बजने वाले होंगे। उसके बाद में करना क्या है पूरे दिन? अरे अभी खाना खा लोगे, खाना खाने के बाद में फिर नींद आनी शुरू हो जाएगी, सो जाओगे, शाम तक सोओगे, फिर शाम को उठ के इधर उधर घूमोगे, छत पे बैठोगे, फिर रात हो जाएगी, फिर सो जाओगे, ऐसे ही समय को गंवा दोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और आपको पता है कि जेल वार्डन वाली परीक्षा भी आने वाली है भाई, आपको पता होगा, शायद आपको पता चल गया होगा, ना भी पता चला हो तो मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस जेल वार्डन में कब से कह रहा हूं आपसे कि परीक्षा होने वाली है, होने वाली है। अगर लॉकडाउन ना होता तो मई में परीक्षा हो जाती भाई। अब वही परीक्षा और 2-3 महीने के लिए टाल दी गई है, शायद अगस्त में, सुनने में आ रहा है कि अगस्त में जो परीक्षा है वो आपकी हो जाएगी, यदि लॉकडाउन समाप्त हो गया तो, और हो ही जाएगा लॉकडाउन तो। अब लॉकडाउन हटने में कितना समय है, मेहनत करो यार। पता चला कि कब से इंतज़ार में थे, कब का फॉर्म भरा हुआ है हमारा, सोच रहे थे कहीं नंबर आया ना आया, चलो जेल वार्डन में तो डाल ही देंगे। लेकिन जब जेल वार्डन में भी नंबर नहीं आएगा, फिर मैं पूछूंगा भाई कैसे नंबर नहीं आया, फिर कहोगे अरे सर वो लॉकडाउन में पढ़ ही ना पाए, बिल्कुल भी वो लॉकडाउन ऐसा था, उसमें तो हम पढ़ ही नहीं पाए बिल्कुल भी, उसमें तो पढ़ाई नहीं हो पाई लॉकडाउन में। भाई उसमें पढ़ाई नहीं हो पाई तो उसमें क्या किया तुमने फिर? अरे उसमें अंडे दिए तुमने लॉकडाउन में, सोए बस मोबाइल में जो डाटा था उस वो हमने टिकटॉक में गंवाया, या फिर फेसबुक पे हमने गंवा दिया, या फिर यूट्यूब पे भी देखा हमने तो वही मौज मस्ती भरी वीडियो हमने देखी है। आप देख रहे हैं हम कितनी मेहनत करते हैं यार। पढ़ाई, ये ज्ञान ऐसी चीज़ है, ये आपको जीवन में कभी फेल नहीं होने देगा, ये एक ऐसी चीज़ है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यार विद्यार्थी पढ़ना ही पसंद नहीं कर रहे, कम पढ़ते हैं यार। क्यों कम पढ़ते हो यार? खूब पढ़ो। आपके ऐसा नहीं है कि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आएंगी भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उन चीज़ों को सीख जाओगे यदि आप मेहनत करोगे। मैं ही देख रहा हूँ यार, अभी मैं उल्टी सीधी वीडियो बनानी शुरू कर दूँ, उस पर कितने कितने मिलियन व्यूज़ आएंगे, दुनिया देखेगी उन वीडियो को। एक तो मैंने देखा यूट्यूब पे, मैंने देखा था वो पता नहीं कौन लड़के हैं, वो गाली देते हैं, बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं, वीडियो बनाते हैं। वो एक मतलब 15-20 मिनट की, आधे घंटे की एक फिल्म की तरह होती है, और उसमें बड़ी बेहुदा बातें वो करते हैं, और उन पे व्यूज़ भाई 20-20 मिलियन व्यूज़, 25-25 मिलियन व्यूज़ यार उन पे आ रहे हैं। ये इतनी पब्लिक यार उन्हें देख रही है। आप देखिए आज की डेट में हो क्या गया है। मतलब ज्ञान की चीज़, पढ़ाई की चीज़ पढ़ना कोई पसंद नहीं करता भाई। इस देश में कितने तो ऐसे आदमी होंगे, या ऐसे विद्यार्थी, या ऐसे मतलब लोग होंगे कि उन्हें ये नहीं पता होगा कि यदि 150 रुपये की चीज़ हम बाजार से 120 रुपये की ले आए खरीद के, तो दुकानदार ने कितने % की छूट दे दी। या किसी चीज़ पर 150 रुपये छप रहे हैं और एक आदमी कह रहा है भैया 12.5% की छूट पे ले जाओ, तो वो किससे दुकानदार कितने भी पैसे ले ले, उसे यही पता नहीं होगा कि छूट वास्तव में थी कितने % की। बहुत से ऐसे होंगे कि वो सब्जी लेने जा रहे हैं, सब्जी का रेट पूछा, भैया किस भाव है सब्जी, तो उसने बता दिया भाई कि 15 रुपये किलो है, 15 रुपये किलो सब्जी है। उसने कहा एक काम करो 10 रुपये की दे दो, तो उसे यही पता नहीं है कि 10 रुपये की सब्जी कितनी आएगी। अब जितनी दुकानदार दे देगा उतनी लेके चला आएगा। यह हकीकत बात है भाई, यह हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि कोई चीज़ 15 रुपये प्रति किलो की रेट की है, और हम सब्जी लेने या बाजार चले गए लेने, और हमने दुकानदार से कहा भाई 10 रुपये की दे दो, तो जितनी दुकानदार दे देगा बस उतनी लेके चले आएंगे। मतलब ये हिसाब ही नहीं लगा पाएंगे कि 10 रुपये की आती कितने ग्राम सब्जी आती। और ऐसों को क्या है, यूट्यूब पे वही भद्दी भद्दी वीडियो दिखवा लो कितनी भी, सुबह से शाम तक कर देंगे, डाटा गवा देंगे सारा अपना जितना भी मिला है, और दूसरे का कहीं वाईफाई कनेक्शन होगा तो उससे नेट यूज करके देख लो।
फिल्म देखेंगे हम, यार मनोरंजन भी एक लिमिट का ठीक होता है। आप कामयाब हो जाएं, नौकरी लग जाए, उसके बाद में आप कितनी भी तो फिल्म देखो, कितनी भी आप पबजी चलाओ, कितना भी आप कुछ भी करो, देखिए सब चीज़ें एक समय की ठीक होती हैं, बेसमय का कुछ ठीक नहीं होता। अगर ये समय आपने इस प्रकार से गलत रास्ते में या गलत संगत में अपने बिता दिया तो यार फिर तो मामला बिल्कुल आपका ख़राब होने वाला है। बुढ़ापे में जाके फिर आप सोचोगे कि काश यार हम पढ़ लेते उस समय, हमारी भी सरकारी नौकरी लग गई होती तो आज हम कितने बढ़िया होते। और दूर क्यों जाते हो, इसका एग्जाम्पल लॉकडाउन में ही देख लो भाई। लॉकडाउन में ही क्यों नहीं देख लेते हो इसका एग्जाम्पल? अरे जो सरकारी व्यक्ति हैं वो, उनको कोई दिक्कत है क्या भाई? वो तो मजे से तनख्वाह आ रही है उनकी, तो भाई मजे से तनख्वाह आ रही है, मजे से ना सी जैसे भी आ रही है तनख्वाह तो आ रही है ना उनकी। उन्हें ये तो दिक्कत नहीं है कि मेरे बच्चे या मेरा परिवार क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। और एक वो व्यक्ति है मजदूर, आप देख भी रहे हैं कितने मजदूर कहाँ से बेचारे पैदल ही चले आ रहे हैं, नहीं पढ़े वो, उनकी ना पढ़ाई की वजह से ही तो आज वो मजदूरी करने के लिए बेचारे मजबूर हैं। यदि वो भी अच्छी शिक्षा उन्हें मिली होती, अच्छी पढ़ाई उनकी हुई होती, कहीं अधिकारी बन गए होते तो क्यों मजदूरी कर रहे होते, क्यों परेशान हो रहे होते? आप समझते ही नहीं हो यार मेरी बात को। तो आप पढ़ लोगे, अच्छी कहीं नौकरी मिल जाएगी, जीवन सुधर जाएगा। चलिए देखें अगला क्वेश्चन क्या होगा। बहुत लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन क्या करें यार, कभी कभी ना बस ऐसे ही है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? अच्छा क्वेश्चन तो ये था यार सामने, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने आंसर दे भी दिया होगा और मैं तो यही बातें आपको समझाने में लगा रहा इतनी देर से। देखें क्वेश्चन मैंने तो पढ़ा भी नहीं है अभी यार, है क्या? क्वेश्चन लगाने के बाद मैंने बताना शुरू किया, आप लोगों ने कर भी लिया होगा क्वेश्चन, अच्छी बात है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 1600 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी और एक साइकिल को उसने 10% लाभ पर और दूसरी साइकिल को उसने 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह पहली साइकिल को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचता तो उसे 15 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो बताइए दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य में जो अंतर है वह बता दो कितना है। जो दोनों साइकिल हैं और दोनों साइकिल के जो कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस है वह हमसे पूछा है कितना होगा। तो बिल्कुल बताएंगे जी कितना होगा। और बहुत देर हो गई मुझे बातें करते करते, हो सकता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये क्वेश्चन कर भी लिया हो, लेकिन हो सकता है पता नहीं कैसे कैसे आपने किया हो। एक बार मेरा तरीका भी आप देख लें। 1600 रुपये में लेके आया जी खरीद के 2 साइकिल और एक साइकिल को उसने 10% के लाभ पर बेच दिया। 10% की फ्रैक्शन 1/10 हो गई, इसका मतलब 10 की खरीद कर 11 की बेच दिया। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और आगे कह रहा है दूसरी साइकिल को 20% के लाभ पर बेच दिया तो 1/5 होगी फ्रैक्शन इसकी, 5 की खरीद कर कितने की बेचा होगा? 6 की बेचा होगा। ये होगी पहली साइकिल और ये होगी दूसरी साइकिल। ये हो गया हमारा सीपी, ये हो गया हमारा एसपी। ये तो होगी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में हमसे कहा गया है कि यदि वह पहली साइकिल को 20% के लाभ पर बेचता तो जो सीपी है ना उसको अब की बार चेंज मत करो, आप सीपी को वही मान लो जो पहले आपने एक बार मान लिया है। हमसे कह रहा है अब की बार यदि वह साइकिल को 20% के लाभ पर बेचता तो आप मेरी बात समझो कि यदि 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है और लाभ पर बेचता तो 6/5 में बेचता। और खरीदी कितने की है? 10 की। यदि 10 की खरीदी है और इसके भी 6/5 में बेचेगा तो कितने की बेचेगा? गुणा 6/5। भाई 20% के फायदे पर गुणा 120/100 कर लो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 की बेचेगा। और दूसरी साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता, अगर दूसरी को 10% के लाभ पर बेचता तो आप समझ रहे हैं ना दूसरी खरीदी कितने की है? 5 की। अगर 5 की खरीद कर 10% के लाभ पर बेचता तो 5 गुणा 11/10 इतने की बेचता, ठीक है। या 5 दूनी 10 हो गया और 5.5 की बेचेगा। अरे यहां तक आ रही है बात समझ में आपको? अब हमसे कहा गया है तो उसे 15 रुपये अधिक प्राप्त हो जाते। अच्छा अभी देखे लेते हैं जी कितने रुपए अधिक प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा पहली वाली कंडीशन की अगर हम बात करें तो पहली वाली कंडीशन में दोनों बिकी हैं 11×6=17 यूनिट की। अगर दूसरी कंडीशन की बात करूं तो अब की बार बिकी हैं 12×5=17 17.5 की। अरे पहले बिकी हैं 17 यूनिट की, अब की बार दोनों साइकिल बिकी हैं 17.5 यूनिट की। तो हमारे हिसाब से कितने रुपए ज़्यादा में बिकी हैं? 0.5 यूनिट ज़्यादा में बिकी हैं, जबकि किताब कह रही है कि 15 रुपये ज़्यादा में बिकी हैं। 15 रुपये का फायदा हो गया।
15 रुपये अधिक प्राप्त हो जाते हैं। जब 0.5 यूनिट बराबर है 15 के, तो फिर 5 यूनिट बराबर 150 के, और 1 यूनिट बराबर कितने के, और 1 यूनिट बराबर हो गया 5 या 15 30 के। हमसे पूछा है तो बताइए दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य में अंतर कितना है। तो भैया दोनों साइकिलों के क्रय मूल्य में, एक खरीदी है 10 की, दूसरी 5 की, तो दोनों में जो अंतर है वो तो 5 यूनिट का है, और 5 यूनिट की वैल्यू तो 150 पहले ही हमें पता चल चुकी है। तो दोबारा क्या लिखना है, या फिर लिख लो यार, या लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़िए ना, पता है ना हमें 5 यूनिट बराबर 150 के। कोई एग्जामिनर थोड़ी है जो मेरी कॉपी चेक करेगा, उसको बताना है कि जी हाँ ऐसे था, आप ही को तो समझा रहा हूं। तो 5 यूनिट बराबर 150 के, यही हमारा आंसर है। विकल्प नंबर कौन सा है, सी। आ गया ना समझ में आपको। तो बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा। ये रहा जी हमारा आज का अगला क्वेश्चन। देखें क्या है, पढ़ लो एक बार, कि मैं भी पढ़े लेता हूँ। एक फल विक्रेता रुपये 600 में 240 सेब खरीदता है। उनमें से कुछ सेब खराब थे, इसलिए उन्हें फेंक दिया गया। उसने बचे हुए सेबों को 3.5 रुपये प्रति सेब की दर से बेचकर 198 रुपये का लाभ कमाया। तो बताइए कितने प्रतिशत सेब फेंके गए। हमसे पूछा बताइए कितने परसेंट सेब ऐसे हैं जो फेंक दिए गए थे। तो अच्छे से देखो ध्यान से, कि एक फल विक्रेता रुपये 600 में 240 सेब खरीदता है। भाई 240 सेब लाया खरीद के, कितने के, आप कहेंगे जी 600 रुपए के, और उनमें से कुछ सेब खराब थे, इसलिए वो फेंक दिए गए। भाई खराब तो फेंकने पड़ेंगे, खराब सेब का क्या होगा, कोई खाने वाला है क्या, कोई भी नहीं खाएगा खराब को। तो अच्छे अच्छे सेब चाहिए सबको सेब अच्छे अच्छे चाहिए खाने को, पढ़ेंगे नहीं, लेकिन पापा से कह देंगे पापा जी हमें तो सेब चाहिए, हमें सेब ला के दो कहीं से भी। लॉकडाउन चल रहा है, हमें तो लॉकडाउन में भी सेब चाहिए खाने को। पापा कितनी भी कह लें भाई पढ़ ले बेटा पढ़ ले, 3 साल हो गए तैयारी करते करते, कहीं नंबर नहीं आया तेरा भी। हाँ कर रहा हूँ जी, कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उन्हें क्या पता फ़ोन पे क्या पढ़ रहे हो। और इसलिए उसने क्या हुआ कि वो खराब सेब थे तो उसने वो फेंक दिया। अब उसने बचे हुए सेबों को 3.5 रुपये प्रति सेब की दर से बेच दिया, तो उसने 198 रुपये का लाभ कमाया। अब आप एक बात तो बताओ, यदि उसने 198 रुपये का लाभ कमा लिया और कोई चीज़ 600 रुपये की लाया है खरीद के, तो 198 रुपये ज़्यादा में बेची होगी। इसका मतलब कितने की बेची होगी, आप कहेंगे जी 798 रुपये में बेच दिए होंगे सेब। अब अगर 798 रुपये में उसने सेब बेचे हैं, कब, जब उसने एक सेब 3.5 रुपये का बेचा है, तो कौन बताएगा कि एक सेब 3.5 रुपये का बेचा है, तो 798 रुपये में कितने सेब बेचे होंगे। तो 798 में भाग लगा दो 3.5 का, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो, 7 से डिवाइड किया तो 7 पंजे 35 हो गया, 7 से डिवाइड किया 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 हो गया। अब मुझे समझ में आ गया कि अरे इसने तो 228 सेब बेचे। कितने सेब बेचे हैं, 228, लेकिन लाया कितने था, भाई लाया तो 240 सेब है, बेचे कितने हैं, बेचे 228 सेब हैं। इसका मतलब बाकी के सेब कहाँ गए जो बचे, भाई कितने रह गए, 12 सेब रह गए ना अभी तो बचे हुए, ये कहाँ हैं, ये फेंक दिए भैया। क्यों, क्योंकि 198 रुपये का लाभ अगर उसे हो गया तो ये तो उसने 228 सेब पे ही कमा लिया। अगर 3.5 रुपये का एक बेचा है तो ये 12 सेब उसने फेंक दिए थे। हमसे ये नहीं पूछा कितने सेब फेंके, हमसे कह रहा है कितने परसेंट सेब फेंक दिए। बिल्कुल बताएंगे जी कितने परसेंट फेंक दिए। टोटल कितने थे 240, और 240 में से फेंक कितने दिए 12, तो 240 का कितने परसेंट बराबर होता है 12, तो 12 गुणा 100 और बटे 240, 12 दूनी 24 हो गया और 20 पंजे 100 हो गया, आंसर हो गया 5%। तो इसका मतलब 5% सेब ऐसे रहे जो उसने फेंक दिए। ठीक है, आगे चलेंगे भैया। अगला क्वेश्चन क्या होगा, बस देखते रहो आगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत काम आने वाले हैं आपके लिए। आप याद करोगे पेपर में, जब आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे ना तो एकदम तबीयत हरी हो जाएगी आपकी। हरी का मतलब हो गया तबीयत खुश हो जाएगी, है ना, कुछ पर्यायवाची भी समझ लिया करो। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फर्नीचर की दुकान रुपये 25,500 में 3 कंप्यूटर टेबल और 5 कुर्सियां, या 2 कंप्यूटर टेबल और 9 कुर्सियां बेचती है। यदि कोई व्यक्ति 1 कंप्यूटर टेबल और 1 कुर्सी खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। यदि आप 10वीं लेवल की 12वीं लेवल की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ऐसे ही क्वेश्चन अच्छे अच्छे तैयार करने पड़ेंगे। आपने ज़्यादा इधर उधर हपड़ दपड़ करने की आवश्यकता नहीं है।
वरना सब कुछ बिखर जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इन चीज़ों को पढ़ते रहो। मैं गारंटी से कह रहा हूँ 100%, और 100% से भी अगर ज़्यादा परसेंट होती है तो उतने परसेंट मान लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। ठीक है, बार बार यार 100% होता है जो भी कुछ होता है। एक फर्नीचर की दुकान 25,500 रुपये में, भाई 25,500 रुपये के रेट हैं खुले हुए उसके, आओ और ले जाओ। क्या? 3 कंप्यूटर टेबल, 3 कंप्यूटर टेबल, तो टेबल को टी लिखे देता हूँ, ठीक है, और 5 कुर्सियाँ, ठीक है, और कितनी? 5 कुर्सी। तो 5 कुर्सी को हम चेयर सी लिख दो या के लिख दो, कुछ भी लिख दो जो आपका मन करता हो, आपको समझ में आना चाहिए। या फिर 2 कंप्यूटर टेबल ले लो और प्लस 9 कुर्सी ले लो। वो कह रहा है कि 25,500 रुपये में या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, तो दोनों का मतलब, इसका मतलब ये वाला जो आइटम है ये बराबर हुआ इस वाले आइटम के। भाई दोनों के दोनों ही आइटम 25,500 में है, या तो ये वाला ले लो या फिर ये ले लो, तो ये बराबर हुआ इतने के। यहाँ से मुझे पता चलेगा, टी को उठा के इधर लाओ, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 टी बराबर 5 इधर जाकर माइनस हो जाएंगे 4 सी के। इसका मतलब एक कंप्यूटर टेबल की जो कीमत है वो बराबर है 4 कुर्सियों के। अब हमसे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक कंप्यूटर टेबल और एक कुर्सी चाहता है, एक व्यक्ति को एक तो कंप्यूटर टेबल चाहिए, इसको साइड में लिखते हैं, एक तो उसे कंप्यूटर टेबल चाहिए और एक उसे कुर्सी चाहिए। हमसे पूछा ये बताओ कितने रुपए उसके पे करने पड़ेंगे, दुकानदार को कितने रुपए उसे देने पड़ेंगे, बिल्कुल बताएंगे जी। तो आप यहाँ से दोनों में से कोई भी एक लाइन ले लो जो आपको ठीक लगती हो। मुझे ये ठीक लग रही है, मैं इसे लिए लेता हूँ। एक बात बताइए, एक टेबल बराबर 4 कुर्सी के है, तो 3 टेबल बराबर कितने के? 4 या 12 कुर्सी के, और प्लस 5 कुर्सी ये ऑलरेडी है ही है, इनको मैं कह सकता हूँ 17 कुर्सी हो गई। अरे आप समझिए मेरी बात को, 17 कुर्सी हो गई ना, तो या तो ये वाला सामान ले लो 25,500 का, या फिर 17 कुर्सी ले लो। 25,500 की बात एक ही है, तो 17 कुर्सी कितने की हो गई? 25,500 की। भाई 17 कुर्सी कितने की हो गई? 25,500 रुपए की हो गई। अब हमें लेना क्या था? एक कंप्यूटर टेबल लेनी है, एक कुर्सी लेनी है, और जब हमें पता है कि एक कंप्यूटर टेबल बराबर है 4 कुर्सी के, तो 4 कुर्सी ये और एक कुर्सी ये, तो बराबर 5 कुर्सी हो गई भाई। तो जब 17 कुर्सी की कीमत बराबर है 25,500 के, तो फिर 5 कुर्सी की कीमत कितनी बैठेगी? देखे लेते हैं जी कितनी बैठेगी। तो 5 कुर्सी की कीमत हो जाएगी भैया 5 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ कितनी है, तो जब हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 17 से डिवाइड कर रहे होंगे इसको, तो 17 एकम 17 हो गया, और 18, 19, 20, 25, 85, 17 पंजे 85 हो गया। सॉरी, अरे 8 लिख दिया यार मैंने तो। 17 पंजे 85 हो गया, जीरो आ गई पीछे 2, और 15 पंजे 75 हो गया, 750 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ना भी समझ में आया हो तो दोबारा देख लो एक बार वीडियो को, आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, परेशान तो नहीं हो रहे? जल्दी बताइए। सबसे पहले तो आप मुझे जवाब दें, परेशान हो रहे हो या ठीक ठाक चल रही है क्लास? चीज़ें अच्छी लग रही हैं आपको? सब कुछ समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जल्दी एकदम सारी चीज़ें एकदम कवर हो जानी चाहिए आपकी। कोई भी दिमाग में ऐसा डाउट नहीं बचना चाहिए जी ये कैसे आया, और कोई डाउट है भी तो उसे भी ख़त्म कर देंगे। यार चिंता क्यों कर रहे हो? बस एक काम कर दिया करो, मेरे कहने से वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। देखें अगला क्वेश्चन क्या है कि अरुण रुपये 120 में 1 किलोग्राम सेब खरीदता है। यार सेब बहुत खरीदे जा रहे हैं। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने सेब खरीदे, वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में कहाँ से आए सेब और केले? तुम्हें मिल रहे हैं घर सेब खाने को? कोचिंग खुलने दो फिर खिलाते हैं तुम्हें सेब। तो अरुण 120 रुपये में 1 किलोग्राम सेब खरीदता है और 25% लाभ के साथ वह उन्हें स्वाति को बेच देता है। भाई अब नहीं खिलाएंगे हम आपको सेब। क्यों? क्योंकि खरीद के उसने खाए नहीं है, उसने तो स्वाति को बेच दिए। जब बेच दिए तो खत्म, फिर तो आपका हिसाब किताब बराबर हो गया। अब स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है, जो उन्हें फिर से 10% लाभ के साथ 198 रुपये में आगे बेच देती है और किसी को। तो स्वाति ने कितना लाभ प्रतिशत अर्जित किया, बिल्कुल बताएंगे। तो सबसे पहले आ गया हमारा अरुण। अरुण कितने के लाया सेब खरीद के? वो लाया 120 रुपये के 1 किलो, और उसने 25% लाभ के साथ स्वाति को बेच दिए। अगर 25% लाभ के साथ में स्वाति को उसने बेच दिए तो देख लो जरा स्वाति को कितने के पड़े होंगे। आप कहोगे जी 120 और गुणा, भाई 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/4, मतलब 5/4।
4 से डिवाइड किया मैंने इसको 30 बार, 5 दिया 15, 150 रुपये के। अब आगे क्या हुआ, और स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है, और स्वाति ने किसको बेच दिया, दिव्या को बेच दिया। कितने का ये हमें पता नहीं, लेकिन दिव्या पे भी नहीं रुका गया, दिव्या ने भी उन्हें आगे बेच दिया 10% के फायदे पर। अब दिव्या ने भी किसी अननोन पर्सन को बेच दिया, कितने का, 10% के लाभ पर, और 10% के लाभ पर भी कितने का बेचा है, 198 का। एक बात बताइए, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कहेंगे 1/10, इसका मतलब 10 की खरीद कर इसने 11 की बेची, जबकि इसने तो 198 के बेचे हैं, तो 11 यूनिट बराबर 198 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के, आप कहेंगे जी 11 एकम 11, 11 88 के, तो फिर 10 यूनिट बराबर कितने के, तो 18 धाम 180 के। इसका मतलब दिव्या ने तो ये 180 के खरीदे होंगे। अरे 180 के खरीद के 198 के बेचेगी, तभी तो उसे 10% का फायदा होगा। अब हमसे पूछा क्या है, स्वाति ने कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित कर लिया, तो स्वाति ने तो 150 के खरीदे थे और 180 के बिक गए, या फिर ऐसा मान लो अनुपात में कन्वर्ट करेंगे कि 15 के खरीदे थे और 18 के बिक गए। लाभ प्रतिशत बताना है कितना कमाया, तो लाभ परसेंट बराबर दोनों का अंतर और गुणा कितना, 100, और लाभ के लिए कम वाली संख्या नीचे तो 15 आ गई। आप देखेंगे 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 20% आ गया। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है भैया, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये तो एक आसान सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई ऐसी खास बात थी भी नहीं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखें जी, एक और क्वेश्चन आगे ये आया, बढ़िया क्वेश्चन, इसे देख लो, देखो जल्दी से पढ़ लो, ठीक है, और मैं पानी पी लूँ तब तक। देखो जल्दी से इसे करके बताओ जल्दी मुझे। हाँ भैया, पढ़ लिया क्वेश्चन आपने, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 19% की छूट देता है और 17% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु के लागत मूल्य में 11.1/9% की वृद्धि हो जाती है तो उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। बिल्कुल देखेंगे जी। तो आप समझिए मेरी बात को कि एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 19% की छूट देता है और 17% का लाभ कमाता है। भाई यदि वो 19% की छूट देता है और 17% का लाभ कमाता है तो यहाँ से एक बात तो ये क्लियर हो गई कि इस वस्तु के एमपी और सीपी का जो अनुपात बैठा होगा वो ये बैठा होगा जो मैं लिखने वाला हूँ। 19% की छूट है तो इसको 100 में से घटा के सीपी के नीचे लिख दो, मतलब 81। लाभ कितना है 17% का, 100 में जोड़ के एमपी के नीचे लिख दो 117। इसको और भी छोटा हम कर सकते हैं, 9 एकम 9 हो गया और 9 तिया 27 हो गया और 9 निम में 81 हो गया। इसका मतलब अगर एमपी बैठा होगा, मार्क प्राइस बैठा होगा, अंकित मूल्य बैठा होगा 13, तो कॉस्ट प्राइस जो सीपी बैठा होगा हमारा वो 9 रहा होगा। यदि वस्तु के लागत मूल्य में 11.1/9% की वृद्धि हो जाती है, अब समझिए आप, भाई यह है वस्तु का लागत मूल्य और इसमें वृद्धि कितनी हो गई 11.1/9% की। अगर वस्तु के लागत मूल्य में 11.1/9% की वृद्धि हो गई तो नया जो लागत मूल्य हो गया होगा वो देख लें कितना हो गया होगा। आप कहेंगे जी 11,999 और 100/9 हो गया होगा। भाई यदि हमसे कहा गया है यदि वस्तु के लागत मूल्य में 11.1/9% वृद्धि हो जाती है तो उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। बिल्कुल बताएंगे जी, कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो लागत मूल्य में हो गई 11.1/9% की वृद्धि, तो 11.1/9% की फ्रैक्शन कितनी हो गई 1/9। इसका मतलब लागत मूल्य 9 से कितना हो गया होगा। आप कहेंगे जी लागत मूल्य 9 से 10 हो गया होगा। अरे लागत मूल्य पहले 9 है भाई और इसमें वृद्धि कितनी हो गई 11.1/9 की फ्रैक्शन 1/9, मतलब 9 और 1 10/9 हो गई होगी। तो 9 से 9 खत्म हो गया तो लागत मूल्य 10 रह गया।
भाई अब लागत मूल्य 10 हो गया ना, अब आगे कह रहा है तो हमसे बताना है उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ के प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। बिल्कुल देखेंगे जी, लाभ के परसेंट में कोई परिवर्तन ना हो, इसका मतलब एक बात तो बताओ, पहले लाभ कितना था? आप कहेंगे जी पहले लाभ 17% था। अगर पहले लाभ 17% कमाना था तो इसका मतलब अब भी लाभ 17% ही कमाना पड़ेगा। भाई अगर 17% लाभ कमाना है तो मुझे बताइए कोई चीज़ 10 की खरीद कर कितने की बेचनी पड़ेगी? अब तो वृद्धि होगी ना सीपी में। भाई 10 की खरीद के कितने की बेचनी पड़ेगी? आप कहेंगे जी 10 की खरीदी है और 17% लाभ कमाना है तो गुणा 117/100, इतने की बेचनी पड़ेगी। जीरो से जीरो खत्म कर दो, मतलब 117/10 इतने में बेचनी पड़ेगी। आप कहेंगे बिल्कुल इतने में बेचनी पड़ेगी, जबकि एमपी कितना है? 13। अगर एमपी है 13 और कोई चीज़ हमारी बिकी कितने की है? 117/10 की, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया? लघुत्तम ले लो या फिर इसको ऐसे लिख लो, एमपी है 130 और बिकी कितने की? 117 की, तो छूट प्रतिशत हमें बतानी है कि कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया। और छूट प्रतिशत बराबर दोनों का अंतर, तो दोनों में अंतर कितना बना? आप कहेंगे जी दोनों में तो 13 का अंतर आ रहा है, और गुणा कितना? 100, और छूट के लिए ज़्यादा वाली संख्या नीचे। आप देखेंगे 0 से 0 खत्म, 13 से 13 खत्म, तो आंसर कितना हो गया? 10%। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अरे समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत हो तो बता देना, दोबारा बता देंगे, ठीक है। चलिए देखें आगे अगला क्वेश्चन क्या होगा। और ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। पढ़ लो एक बार बढ़िया से, तसल्ली से, अच्छे से, कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। पुनः विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपये अधिक है। हमें बताना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कौन कौन बताएगा, जल्दी देखें किस किस के आंसर आ रहे हैं। चलो मैं बताता हूँ। देखिए हमसे कहा गया है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है, मतलब क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। क्या? विक्रय मूल्य का कितना है? 4%। विक्रय मूल्य का 4%। बस जी क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। आप देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज खत्म होगी, मतलब इस परसेंटेज की तो यहाँ कोई ज़रूरत थी नहीं लगाने की, इसको तो हटा दो यहाँ से, ये अपने घर गई, ठीक है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस जी आंसर आ गया। सीपी और एसपी का जो रेशो आया वो कितना बैठा? 4:5। खत्म हो गई कहानी, आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। अरे जब हमें पता है यार कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का जो 5% है वो विक्रय मूल्य के 4% के बराबर है, तो आगे कुछ भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य थोड़ी बदल जाएंगे, वो तो वही रहेंगे जो भी है। आगे हमसे कह रहा है कि विक्रय मूल्य का जो 20% है उसके क्रय मूल्य से के 22% से 120 ज़्यादा है, तो बताइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? कुछ नहीं जी, यही आंसर है, ठीक है। आगे चले। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा। इसे करो, ये है एकदम बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ करके देखें कितने विद्यार्थी इसका आंसर कर पाते हैं। पढ़ लो एक बार, पहले तो तसल्ली से ना क्वेश्चन को पढ़ लिया करो कि प्रश्न में है क्या। इतनी भी जल्दबाजी में ना रहा करो कि बस आंसर देना है और उल्टा सीधा गलत सलती हम पढ़ गए, तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। जितनी देर आप क्वेश्चन पढ़ने में लगाओगे समझ लो उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। यदि प्रश्न अच्छे से नहीं पढ़ा गया तो फिर घूमते रह जाओगे, फिर तो हमें पता ही नहीं होगा कि हमसे पूछा क्या है, हमें करना क्या है क्वेश्चन में। तो बेहतर ये होगा कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा करें, इतने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा करो कि आपको कई दिन तक वो याद भी रह जाए कि क्या क्वेश्चन था। देखें कहा गया है क्वेश्चन में कि एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए क्या होगा। बिल्कुल बताएंगे भैया, उसका जो लाभ प्रतिशत होगा और वह कितना होगा। मैं ऐसा माने लेता हूं कि माना जो हमारा एक पेन है, एक पेन का जो अंकित मूल्य है वो मैं 1 रुपये माने लेता हूँ। क्लियर हुआ भाई? अरे एक पेन का अंकित मूल्य 1 रुपये हो गया, तो जल्दी से बताइए 40 पेन का जो अंकित मूल्य बैठा होगा वह कितना बैठा होगा। आप कहेंगे जी 40 पेन का अंकित मूल्य 40 रुपये बैठा होगा।
40 पेन का अंकित मूल्य 40 बैठा होगा। हम गए दुकान पे, हमने पूछा भाई ये 40 पेन वाला जो पैकेट है ये कितने का है, तो उस पर 40 रुपये छप रहे थे, दुकानदार बोला 40 का है। लेकिन एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 40 पेन का जो सीपी बैठा, जो खुदरा वाला दुकानदार है ना, छोटा दुकानदार बड़े वाले दुकानदार से खरीद के लेके आया, वो 36 रुपये का ले आया इसे खरीद के। अरे 36 पेन का अंकित मूल्य मतलब एक पेन का अंकित मूल्य 1 रुपये मैंने माना है, तो 36 पेन का अंकित मूल्य 36 रुपये हो गया। क्लियर हुआ। अब हुआ क्या कि यदि वह इन पेनों को जब कोई ग्राहक जाता है लेने, तो पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ में बेच देता है, तो फिर 40 पेन का जो एसपी बैठा होगा, यार 40 के आप तो सीधे सीधे एसपी लिख दो ना, इतना तो आप समझ ही लोगे कि एक एक चीज़ लिख के बतानी जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ जाओगे। तो 40 पेन बेचे कितने के होंगे? वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेच देता है। मुझे पक्का यकीन है आप 36 पर 1% का डिस्काउंट दे रहे होगे। यार एक बात बताओ, 36 पर अगर 1% का डिस्काउंट दोगे तो उसको लाभ हो जाएगा क्या? यार 36 रुपये की तुम चीज़ लाए हो कोई खरीद के, और उसे भी आप डिस्काउंट दे के बेच दो तो उस पर लाभ हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। आप समझिए, खुद समझ जाना चाहिए था आपने कि क्या कहा गया है क्वेश्चन में, क्या भाषा है क्वेश्चन की। हमसे कहा गया यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेच देता है, तो भाई अंकित मूल्य तो इनका 40 ही था, वो खरीद के ही तो 36 पेन के अंकित मूल्य पर लाया था। अब एसपी कितना होगा 40 का? भाई 40 का अंकित मूल्य 40 है, 1% के डिस्काउंट पे बेच दिया तो 99% में बेच दिया होगा। देखूं कितने का, तो 20 पंजे 100 हो गया और 20 दूनी 40 हो गया, या डायरेक्ट 4 की यहाँ से गुणा लगा के और भाग लगा लेते आप, तो यहाँ से आने वाला है कितना कि 9 दूनी 18 का 8, 9 दूनी 18 और 1 19, और बटे कितना हो गया 5, और 5 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ, तो 5 3 15 हो गए, और 5 ने 45 और 5 30, 39.6 रुपये में इतने में उसने वो बेच दिया। हमसे कह रहा है कितने % का लाभ हो गया, तो मुझे बताइए 40 पेन लाया कितने के थे खरीद के? भाई 40 पेन लाया था 36 रुपये के खरीद के, और बिक कितने के गए? 39 रुपये 60 पैसे के। कितने % का लाभ हो गया? अभी देखते हैं कितने % का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला लगाइए ना, क्या होगा? दोनों का अंतर, तो दोनों में कितना अंतर बैठा? 3 रुपये 60 पैसे का, और गुणा कितना 100, और लाभ के लिए कम वाली संख्या नीचे, कम वाली कौन सी है? 36। पॉइंट हटाओ, एक जीरो घटा लो वहाँ से, ये गलत लग गया साइन मुझ पे, यहाँ लगाओ, और 36 से 36 खत्म हो गया, बचा हमारे पास में 10%। ये हमारा आंसर हो गया। कहाँ है 10%? ये रहा विकल्प नंबर बी में। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। इसके बाद में अगला क्या होगा? अरे आ रही है ना चीज़ें समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं और इसको बता दूं आपको, एक बार छोटा करके लो, देख लो, और एक बार स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब की PDF आपको मिल जाएगी। जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको पता भी होगा, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ चुके हैं वो डाउनलोड कर भी रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सबकी PDF, और बहुत अच्छा होता है कि PDF भी डाउनलोड कर लो और फिर उनको घर पे आप करके देख लो, फिर वीडियो से मैचिंग कर लो, ठीक है। कोई नया विद्यार्थी है तो उसको मैं बता दूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो यही है भैया, MATHS, मैथ्स बाय रॉबिन, ठीक है भाई। आप टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ जाके सर्च कर लें, मैथ्स बाय रॉबिन के नाम से आ जाएगा, और उसे आप ज्वाइन हो जाएं, ठीक है, ग्रुप में। इसके बाद में आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या होगा। ये रहा हमारा आज का अगला क्वेश्चन। ये तो बहुत ही बढ़िया है भाई, मुझे तो दिखाई देगा ये तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। चलो तुम ही कर लो, पहले से करो तुम, मैं तो बाद में बताऊंगा। करो करो करो, जल्दी बताओ करके, देखें किसका आंसर आता है। चलो टाइम देखो कितनी देर में बता पाते हैं आप करके, और चलो देखें टाइम मैंने लगा दिया है, देखें कितनी देर में आप लोग बता पाओगे। या फिर मैं आपके लिए यहाँ पर भी टाइमर लगा सकता हूँ। टाइमर कहाँ गया हमारा? यहाँ है ना टाइमर, तो ये वाला है टाइमर, है ना, बिल्कुल ठीक है। और देखें कितनी देर में आपका आंसर आता है। मैंने टाइमर सेट किया है, 1 मिनट का टाइमर है। देखें कितनी देर में आंसर आएगा आप लोगों का। मुझे पता चल जाएगा, आप चिंता ना करो। गलत उत्तर बताने से क्या फ़ायदा है भाई? गलत उत्तर बताने से कोई लाभ थोड़ी है। आप कर लो ना पहले, इतना भी आसान थोड़ी है कि आप देखते ही और 1 ही सेकंड में आप आंसर दे दोगे, क्यों जी? और ऐसी भी किताब का क्वेश्चन नहीं है कि RS अग्रवाल से उठा लिया हो। जब अभी RS अग्रवाल और शारदा वाली बुक हैं, किरण वाली हैं, ये क्या है, ज़्यादातर विद्यार्थी इन्हीं को पढ़ते हैं, इन्हीं को रटते हैं।
ठीक है, बहुत देर हो गई भाई, इसको तो मैं बंद करने वाला हूँ अब। इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए। चलो मैं पढ़ाता हूँ आपको। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और हर 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 35% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है। एक बात तो बताइए, एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर कितनी छूट देता है। आप कहेंगे जी एक डिस्काउंट तो वो दे रहा है, कितना है, 4% का। लेकिन आप सोचो कि 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री भी तो दे रहा है। अब आप सोचो कि अगर 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में मिल रही है तो डिस्काउंट कितने % का हो गया। बिल्कुल बताता हूं जी। तो जो छूट प्रतिशत होगी ना, ऐसे क्वेश्चन में कैसे निकाली जाएगी वो समझ लो। भाई कितनी छूट मिल रही है, एक वस्तु मिल रही है फ्री में, तो जितनी भी मिल रही है वो और गुणा 100। बात आ गई समझ में। और कितनी वस्तु खरीदने पर, 15 वस्तु खरीदने पर, तो टोटल कितनी वस्तु खरीदी होंगी, 15 और 1 16। जितनी भी वस्तु खरीदी है और फ्री मिली है, दोनों को जोड़ के नीचे लिख देंगे। 15 वस्तुओं के साथ में एक फ्री मिल रही है, तो टोटल 16 पर 1 का डिस्काउंट मिला है। यहां से हम देखेंगे कितना मिल गया, तो 4 चौक 16 हो गए, 4 से 25 बार खत्म हो गया, तो ये तो 6.25% हो गया भैया। अरे 6.25% का डिस्काउंट हो गया। अब आप मुझे बताइए, एक डिस्काउंट तो है 4% का, एक डिस्काउंट है 6.25% का, दोनों डिस्काउंट कितने % के बराबर हो गए। तो वही लगा दो पुराना वाला समतुल्य बट्टा, कितना 4 और प्लस कितना 6.25 और -4 और गुणा कितना 6.25 और बटे कितना 100 आ गया। यहां से आप निकालोगे तो 6 4 10 और यहां से कितना आ जाएगा, 4 से 25, 25 25 625, तो ये तो 10% रह गया भाई। अरे इतना तो कर ही लोगे मेरे भाई, बिल्कुल कर लोगे जी। अब आगे क्या है कि अब उसने क्या किया कि अब ये टोटल जो डिस्काउंट हो गया 10% का हो गया और 35% का वो लाभ कमाता है। तो बताइए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने % ज्यादा अंकित करता है। तो ये तो आंसर आ गया भाई। अब हमारा, अब तो जल्दी से कर देंगे। कैसे कि कितना लाभ कमाया, 35% का डिस्काउंट, दोनों मिला के कितने हो गए 10। जितना भी डिस्काउंट है उसको 100 में से नीचे घटा के लिख देंगे और गुणा कितने की, आप कहोगे जी 100 की। ये अब पुराना वाला फॉर्मूला लगा दिया, ऐसा थोड़ी कि बार बार बताता ही रहूंगा आपको। कल नहीं पढ़ाई थी अभ्यास आपको, छूट बट्टा, वहां देख लेना। 35 और 10 कितने हो गए, आप कहेंगे 45। 100 में से 10 को घटाया 90 और गुणा कितना हो गया 100। अब 9 धाम 90 हो गए और 9 पंजे 45 हो गया, 10 धाम 100 हो गए और 10 पंजे 50 हो गया। ये हमारा उत्तर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो कहाँ है भैया 50%। तो एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और हर 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। तो 4% बट्टा वो और 6.25% ये, दोनों मिला के 10% की छूट देता है भैया, और फिर भी 35% का लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित किया जाएगा, तो 50% ज्यादा अंकित किया जाएगा। ठीक है, अगला देखें इसके बाद में आगे क्या होगा। ये रहा जी आज का अगला क्वेश्चन। पढ़ें इसे एकदम तसल्ली से और बताएं मुझे जल्दी से क्या आंसर होना चाहिए। पढ़ो, चलो मैं पढ़ के सुनाता हूं। यदि छूट अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है, यदि जो छूट है वो अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है और हानि छूट की आधी है, तो बताइए हानि प्रतिशत क्या है। बताओ जल्दी से, कौन कौन बताता है। तो यदि छूट जो है वो अंकित मूल्य के 1/5 भाग के बराबर है, चलो मैं बताता हूं आपको। यदि छूट अंकित मूल्य के 1/5 भाग के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि अंकित मूल्य यदि बैठा होगा 5, तो जो डिस्काउंट रहा होगा, जो छूट रही होगी, वो 1 की रही होगी। भाई एक बात बताओ, अगर अंकित मूल्य है 5 और डिस्काउंट है 1, तो बेच कितने की रहे होंगे। भाई 5 की चीज पर 1 रुपये की छूट दे रहे हो तो 4 की नहीं बेचोगे, आप कहोगे बिल्कुल 4 की बिक रही होगी। आगे चलते हैं और आगे हमसे कह रहा है और हानि जो है वो छूट की आधी है, और जो हानि है मतलब जो लॉस है वो छूट की आधी है। छूट की आधी मतलब 1 का भी आधा करेंगे तो आधा बैठ गया, या फिर आप एक काम कर लो, इनको डबल कर लो, 5 को 10 लिख लो, 1 को 2 लिख लो, 4 को 8 लिख लो, और भी ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो मैं कैसे करके बता रहा हूं, मैं आपको इसको काटे देता हूं। ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, और लॉस कितना हो जाएगा, फिर लॉस कितना हो जाएगा आधा। आधे का मतलब 2 का आधा करोगे तो 1 रह गया ना, मैंने ये भी लिख दिया है पुराना वाला भी, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आ जाए।
अब आगे हमसे कह रहा है तो बताइए हानि प्रतिशत क्या होगी। बिल्कुल बताते हैं जी, हानि प्रतिशत कितनी होगी। एक बात तो बताइए कि कोई वस्तु हम कितने की बेच रहे हैं, आप कहोगे जी कोई वस्तु हम 8 की बेच रहे हैं, 8 की बेच रहे हैं और लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 1 का, तो फिर खरीद के कितने की लाए होंगे, आप कहोगे जी 9 की लाए होंगे खरीद के, और 9 की खरीद के 8 की बेच दी। हमसे कह रहा है हानि परसेंट बताओ कितना हो गया, तो हानि परसेंट बराबर हो गया भाई दोनों का अंतर, मतलब जो एक्चुअल में हानि हुई और गुणा 100, और हानि के लिए सीपी नीचे आ गया, तो आंसर कितना आ गया 11 सही 1/9%। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। कहाँ है, और विकल्प नंबर बी में। अच्छा जरूरी नहीं है आप ऐसे करो, आप पुराने वाले से भी वापस वहीं से आप जाके भी कर सकते हो। देखो मैं दोबारा बताऊं आपको, आप ऐसे समझ लो, दोबारा बताता हूं, आप कहीं सोचो कि कैसे कर दिया आपने। भाई हमसे कह रहा है छूट जो है वो अंकित मूल्य के 1/5 भाग के बराबर है, तो अंकित मूल्य अगर 5 बैठा होगा तो जो डिस्काउंट है वो 1 रुपये का बैठा होगा। अगर डिस्काउंट 1 का है तो बेच कितने की रहे होंगे, आप कहोगे 4 की बेच रहे होंगे, और 4 की बेच रहे हैं, और हानि जो है वो छूट की आधी है। अगर हानि छूट की आधी है तो हानि कितनी बैठी होगी, 1/2 रुपये की या 0.5 की लिख लो, चलो ऐसी बात है। तो भाई देखे ना, छूट कितनी है 1 रुपये की, तो हानि आधे की हो जाएगी, 0.5 की या 0.5 की या 1/2 की हो जाएगी। हमसे कह रहा है हानि प्रतिशत बताओ कितना होगा। हानि प्रतिशत मैं बता देता हूँ। अच्छा एक बात तो बताइए आप मुझे कि यदि कोई वस्तु है और हमने वो 4 रुपये की बेची है और हमें लॉस हो गया, हमें हानि होगी 0.5 की, तो हम उसे खरीद के कितने की लाए होंगे, आप कहोगे जी 4.5 की खरीदी होगी। अरे 4.5 की खरीद कर 4 की बेचोगे जब तो हानि होगी 98 की या 0.5 की। हमसे कह रहा है हानि परसेंट बताओ कितना होगा, तो भाई हानि प्रतिशत बराबर दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस मतलब जो एक्चुअल में हानि हुई है वो गुणा 100, और मतलब क्रय मूल्य नीचे आ गया, या ज़्यादा वाली संख्या आप रख लो जो भी आपको ठीक लगता हो। ठीक है, अब देखेंगे आप तो यहाँ से पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, और 5 एकम 5 और 5 में 45 हो गए। 9 का भाग लगाओगे 100 में, या 1/9 की परसेंटेज वैल्यू बनाओगे तो 11 सही 1/9%, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो मेरे भाई ऐसे छोटे छोटे और बढ़िया बढ़िया धांसू धांसू क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं पेपर में, चाहे वो MTS का पेपर हो, चाहे लेखपाल का पेपर हो, चाहे RRB NTPC हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे CRP हेड कांस्टेबल हो, चाहे आप समझ जाइए यार कोई भी 12वीं लेवल की परीक्षाएं, सब में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज तो बहुत लंबी क्लास हो गई भाई हमारी, अरे शुक्र है खत्म हो गए क्वेश्चन भी, ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। आप PDF डाउनलोड करके वहां से भी इनको निकाल सकते हैं, दोबारा करके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन एकदम धांसू थे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। और अब तो लास्ट हो गया मेरे भाई, चलते हैं, अब तो आज की क्लास समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आपसे संभव हो सके। मिलते हैं अगली क्लास में।